जय हिंद। एयर पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। एयर पॉल्यूशन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्मोक के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एयर के अंदर ये जो बेहद छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा PM 2.5 के बारे में, आपने सुना होगा PM 10 के बारे में। ये एग्जाम्पल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये नेचुरल भी हो सकता है और ये मैन मेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें ह्यूमन सोर्सेज की तो कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं इन पे खूब सारी धूल मिट्टी उड़ती है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं ये मेजर सोर्स होती हैं पार्टिकुलेट मैटर का। कंस्ट्रक्शन साइट्स के अलावा डीजल इंजन्स के थ्रू, बॉयलर्स के थ्रू और ओपन बर्निंग के थ्रू भी खूब सारा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर में रिलीज होता है। और अगर बात करें नेचुरल सोर्सेज की तो नेचुरली ये जो डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलती हैं, ये जो वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं, इनके थ्रू भी खूब सारा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर के अंदर रिलीज होता है। बेहद सिंपल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एयर के अंदर ये जो बेहद छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बुलाया जाता है। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और ये मैन मेड भी हो सकता है। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये साइज में और कंपोजिशन में वेरी करता है और कई सारे पार्टिकुलेट मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ के लिए बेहद हार्मफुल होते हैं। होता क्या है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो इस एयर के साथ में खूब सारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, कभी कभार हमारे ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं और इसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज होते हैं। इसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। ईजी और सिंपल सी बात। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एयर के अंदर ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बुलाया जाता है। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है ये नेचुरल भी हो सकता है और ये मैन मेड भी हो सकता है। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये साइज और कंपोजिशन में वेरी करता है। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। इनकी वजह से लंग डैमेज देखने को मिलता है, इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने को मिलते हैं। जब बात होती है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की तो आमतौर पे दो पार्टिकुलेट मैटर्स की बात होती है। एक होती है PM 10 की बात और दूसरा होती है PM 2.5 की बात। PM 10 बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स या उससे कम का होता है। PM 10 ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स या उससे कम का होता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमारे लंग्स में एंटर कर जाते हैं। PM 10 के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो मोल्ड स्पोर्स होते हैं, ये जो फंगाई की रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनको मोल्ड स्पोर्स बुलाया जाता है। और इंडस्ट्रियल एमिशंस, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हैं वो PM 10 की कैटेगरी में आते हैं। और PM 2.5 क्या होता है? ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे कम का होता है। बेसिकली ये जो PM 2.5 है ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे कम का होता है। और क्योंकि ये जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं ये बेहद फाइन होते हैं तो ये बहुत इजीली
हमारे लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और कभी कभार हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर जाते हैं। ये जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, इनके मेजर सोर्सेस क्या हैं? हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं, उनसे जो स्मोक निकलता है, उनसे जो धुआं निकलता है, उसमें खूब सारे PM 2.5 पार्टिकल्स देखने मिलते हैं। वुड बर्निंग, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो खूब सारे PM 2.5 पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और इंडस्ट्रियल एमिशंस के अंदर भी PM 2.5 पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बिकॉज इनके बारे में अक्सर बातचीत होती रहती है न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। अगर पता थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो अब इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करो। होपफुली यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है स्मोक के बारे में। ये जो टर्म है स्मोक, इसको सबसे पहली बार 1905 में यूज़ किया गया। सबसे पहली बार 1905 में यूज़ किया गया इस टर्म स्मोक को। और किसने यूज़ किया? इसको यूज़ किया डॉक्टर H.A. डे वो ने। डॉक्टर H.A. डे वो ने सबसे पहली बार 1905 में इस टर्म स्मोक को यूज़ किया। और स्मोक का मतलब क्या होता है? स्मोक इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। फॉग और स्मोक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को स्मोक बुलाया जाता है। अच्छा, फॉग है, कोहरा है, उसके अंदर स्मोक कहाँ से आएगा? स्मोक आएगा बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ कोल, बिकॉज ऑफ वेक्यूलर एमिशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूम्स। कोल आप जला रहे हो, या फिर व्हीकल्स के थ्रू जो एमिशंस निकलता है, या फिर जो इंडस्ट्रियल फ्यूम्स होते हैं उनके थ्रू स्मोक आता है। और जब ये स्मोक फॉग में मिक्स हो जाता है तो उसी को क्या बुलाते हैं? उसी को स्मोक बुलाते हैं। ये जो स्मोक होता है इसमें बहुत सारे सूट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जब धुआं निकलता है तो उस धुएं में बहुत सारे सूट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्मोक देखने को मिलता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये जो टर्म है स्मोक, इसको सबसे पहली बार 1905 में यूज़ किया गया। किसने यूज़ किया? डॉक्टर H.A. डे वोक्स ने यूज़ किया। स्मोक का मतलब क्या होता है? फॉग और स्मोक का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को स्मोक बुलाया जाता है। ये जो स्मोक है ये दो टाइप की देखने को मिलती है। कौन कौन से दो टाइप की स्मोक देखने को मिलती है? एक देखने को मिलती है सल्फ्यूरस स्मोक और दूसरी देखने को मिलती है फोटोकेमिकल स्मोक। दो टाइप की स्मोक देखने को मिलती है। कौन कौन से दो टाइप? एक देखने को मिलती है सल्फ्यूरस स्मोक और दूसरी देखने को मिलती है फोटोकेमिकल स्मोक। सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फ्यूरस स्मोक के बारे में। ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसको लंदन स्मोक भी बुलाया जाता है। सल्फ्यूरस स्मोक को लंदन स्मोक भी बुलाया जाता है। और क्यों बुलाया जाता है लंदन स्मोक? बिकॉज ये जो स्मोक है ये सबसे पहली बार लंदन में देखने को मिली। ये जो सल्फ्यूरस स्मोक होती है इसमें सल्फर ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेहद ज़्यादा हाई होता है। एयर के अंदर सल्फर ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इसकी वजह से अल्टीमेटली फॉर्म होती है सल्फ्यूरस स्मोक। ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसको लंदन स्मोक भी बुलाया जाता है। ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसमें एयर के अंदर सल्फर ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, सल्फर ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा कैसे? हाई होता है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सल्फर वियरिंग फॉसिल फ्यूल्स, पर्टिकुलरली कोल। अब जब हम कोल को जलाते हैं तो जब कोल जलता है तो सल्फर ऑक्साइड्स जो हैं वो एयर के अंदर रिलीज होती हैं और इसकी वजह से सल्फर ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है? सल्फ्यूरस स्मोक देखने को मिलता है। 19th सेंचुरी यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में
खूब सारे कोल का यूज़ किया जा रहा था और इसकी वजह से एयर के अंदर सल्फर ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और क्या देखने को मिला, सल्फ्यूरस स्मोक देखने को मिली। ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसकी वजह से डैम्पनेस देखने को मिलती है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में वेटनेस देखने को मिलती है, इसकी वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये जो इमेज है ये इमेज है सल्फ्यूरस स्मोक की। दो तीन सिंपल सी चीज़ हैं। एक तो ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसको लंदन स्मोक भी बुलाया जाता है। दूसरा, ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसमें एयर के अंदर सल्फर ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी होती है फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसको लॉस एंजलस स्मोक भी बुलाया जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलस स्मोक भी बुलाया जाता है। और फोटोकेमिकल स्मोक में जो प्राइमरी एमिशन होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलती है। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये आमतौर पे ऐसे अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स देखने को मिलते हैं। ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जो वेहिकुलर एमिशन है, इसमें खूब सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन एयर में इंक्रीज होता है तो देखने को मिलती है फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है या फिर ये जो समर स्मोक है ये फॉर्म कैसे होती है? ये फॉर्म होती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो बनती है ओजोन। ये जो ओजोन होती है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन जब यही ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट होती है, तो ये लाइफ के लिए हार्मफुल होती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक में होता क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ओजोन फॉर्म करते हैं। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसकी वजह से लाइट ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर का। इसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से प्लांट्स को डैमेज होती है, इसकी वजह से आईज में इरिटेशन फील होता है और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है फोटोकेमिकल स्मोक की। बेहद सिंपल। सल्फ्यूरस स्मोक को लंदन स्मोक भी बुलाया जाता है। ये जो सल्फ्यूरस स्मोक है इसमें बेसिकली होता क्या है, एयर के अंदर सल्फर ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। और फोटोकेमिकल स्मोक की अगर बात करें तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसको लॉस एंजलस स्मोक भी बुलाया जाता है। और होता क्या है, एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। रिएक्शन किस तरीके से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, ओजोन को फॉर्म करता है। अगर बात करें स्मोक के इफेक्ट्स के बारे में तो इफेक्ट्स मोटा मोटा हमें समझ में आते हैं। एक तो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। और पॉल्यूशन का लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्यों होता है, ये प्राइमरीली होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, होपफुली आपको पता होगा। हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। अगर आपने वो सेशंस देखें तो आपको फॉर श्योर पता होगा, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बेसिक सिंपल तौर पे अगर कहें तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता ये है कि ऊपर होती है हॉट एयर और नीचे होती है कोल्ड एयर। और ये जो कोल्ड एयर है ये नीचे वाली लेयर्स में ट्रैप हो जाती है। ये जो कोल्ड एयर है ये डिस्पर्स नहीं कर पाती है, और अगर एयर डिस्पर्स नहीं होगी तो इस एयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो भी डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे, वो भी इधर उधर नहीं फैल पाएंगे। और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन के लेवल्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं।
इस स्मोक की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली हैम्पर होती है, जो विजिबिलिटी है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं, ब्रोंकाइल डिसीजेस देखने को मिलती हैं, और इन ब्रोंकाइल डिसीजेस की वजह से कभी कभार डेथ्स भी देखने को मिलती हैं। जो नेचुरल विटामिन डी है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक लंबे टाइम पीरियड तक स्मोक देखने को मिले तो जो सनलाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर सनलाइट रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल विटामिन डी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीजेज होती हैं जैसे रिकेट्स वगैरह वो देखने को मिलेंगी। जब स्मोक देखने को मिलता है तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन जो है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। इसके बाद बात की गई है इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में। हालांकि अगर एक तरीके से देखें तो ये जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ये एज सच कोई अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ किताब में दे रखा है तो फटाफट से बात कर लेते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है? होम्स के अंदर, हाउसेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, कमर्शियल फैसिलिटीज़ के अंदर जब एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको इंडोर एयर पॉल्यूशन बुलाया जाता है। ये जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ये आमतौर पे रिलेटिवली एयर टाइट बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। देखो, इससे पिछले वाले सेशन में हमने ये बात की थी कि एयर पॉल्यूशन के लिए मेन एजेंट क्या होता है? विंड इज द मेन एजेंट। होता क्या है, जब विंड चलती है तो विंड एयर को अपने साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। जब एयर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी ट्रेवल करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, कभी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगा, लेकिन फिर एयर आई, एयर उनको उड़ा के ले गई तो उस एरिया में कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाएगा, किसी दूसरे एरिया में पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा। बेसिकली पॉल्यूटेंट्स का जो डिस्पर्सल है वो पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जब कोई रिलेटिवली एयर टाइट बिल्डिंग होती है तो एयर का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, विंड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और इसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स का भी सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। और अगर ऐसे एयर टाइट फैसिलिटी में कहीं से भी पॉल्यूटेंट्स आ गए तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये लंबे टाइम तक उस फैसिलिटी में रहेंगे, उस बिल्डिंग में रहेंगे, उस एयर टाइट कंपार्टमेंट में रहेंगे, और अगर पॉल्यूटेंट्स लंबे टाइम तक किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहेंगे तो वहाँ पे लाइफ को लंबा नुकसान होगा, तगड़ा नुकसान होगा। तो ये जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ये सिग्निफिकेंटली हार्मफुल क्यों है? बिकॉज ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये ट्रैवल नहीं करते हैं, ये डिस्पर्स नहीं होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर का हिस्सा रहते हैं। अगर बात करें रूरल एरियाज़ के बारे में तो रूरल एरियाज़ में ये जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है ये मेनली देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स। जैसे लकड़ी जलाई जाती है, चारकोल जलाया जाता है, काऊ डंग को जलाया जाता है। आमतौर पे आज भी रूरल एरियाज़ में खाना बनाने के लिए, हीटिंग वगैरह के लिए ये जो लकड़ी है, ये जो काऊ डंग है, इसको यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से खूब सारा स्मोक जो है वो जनरेट होता है। इसकी वजह से इंडोर एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और आमतौर पे विमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो हाईली वल्नरेबल होते हैं, बिकॉज गांव में आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो विमेन होती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, खासकर विमेन को। जो मैन होते हैं वो तो बाहर निकलते हैं, वो तो बाहर बैठते हैं, लेकिन विमेन जो है वो आमतौर पे घर के अंदर रहती हैं। तो इस इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से विमेन और चिल्ड्रन जो हैं उनको सिग्निफिकेंट नुकसान होता है। अगर बात करें बायोफ्यूल्स के बारे में तो जब बायोफ्यूल्स को जलाया जाता है तो उनकी वजह से जो 4 मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं उनमें एक होते हैं पार्टिकुलेट्स, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर, और चौथा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स, ये 4 सबसे सीरियस पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल्स। और अगर बात करें अर्बन एरियाज के बारे में तो अर्बन एरियाज में ये जो इंडोर एयर पॉल्यूशन की समस्या है ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज रूरल एरियाज में फिर भी थोड़ा खुला स्पेस होता है। ये जो अर्बन एरियाज होते हैं इनमें एयर टाइट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, इनमें रिड्यूस्ड वेंटिलेशन देखने को मिलता है बिल्डिंग्स में, और फिर ये जो बिल्डिंग्स हैं इन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे होते हैं वो केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, वो सिंथेटिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से
बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स देखने मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने मिलती है, लेड देखने को मिलता है। ये जो अर्बन एरियाज हैं इनमें इंडोर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से देखने मिलते हैं? परफ्यूम्स का यूज किया जाता है। ये जो परफ्यूम्स हैं इनमें खूब सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। हेयर स्प्रेस का यूज किया जाता है। फर्नीचर पॉलिश, अगर आपने कभी फर्नीचर पॉलिश करवाई हो तो आपको पता होगा कि जो पॉलिश करने वाला इंसान होता है वो हाथ पे भी कपड़ा पहनता है, बिकॉज हाथ जल जाता है। तो इतना हाई लेवल ऑफ केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं। फ्रेशनर्स होते हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इन सब में केमिकल्स को यूज किया जाता है, इन सब में पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं और इन सब की वजह से अल्टीमेटली नुकसान होता है। अगर बात करें रेडॉन के बारे में, तो रेडॉन बेसिकली गैस होती है, एक ऐसी गैस जो कि सॉइल से नेचुरली एमिट होती है। रेडॉन इज अ गैस विच इज नेचुरली एमिटेड बाय द सॉइल। लेकिन ये जो रेडॉन है इसकी वजह से लंग कैंसर देखने को मिलता है। तो अगर कहीं पे रेडॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको कारपेट्स में यूज किया जाता है, बोर्ड्स में यूज किया जाता है, इंसुलेशन फोम्स में यूज किया जाता है। कारपेट्स हैं, इंसुलेशन फोम्स हैं, ये आमतौर पे घरों में देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड ये भी अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट पॉल्यूटेंट है और इसकी वजह से आइज में इरिटेशन देखने को मिलती है, नोज में इरिटेशन देखने को मिलती है, एलर्जीज देखने को मिलती हैं। फिर बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स लगा लेते हैं लोग घर में, गार्डन, उनके जो पॉलन्स होते हैं वो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। जो पेट्स होते हैं उनके जो हेयर होते हैं उनमें भी बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। फंगाई जो होती है, पैरासाइट्स जो होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं और बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की वजह से अस्थमा देखने को मिलता है, हे फीवर देखने को मिलता है, एलर्जीज देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि इंडोर स्पेसेस में सिग्निफिकेंटली ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। हेल्थ इफेक्ट्स की अगर बात करें तो आइज में, नोज में और थ्रोट में आमतौर पे इरिटेशन देखने को मिलती है, हेडेक्स देखने को मिलते हैं, नौशिया देखने को मिलता है। और अगर यही हेल्थ इफेक्ट्स और ज़्यादा सीवियर हो जाएं तो लिवर को डैमेज देखने को मिलती है, लंग्स को डैमेज देखने को मिलती है, अदर बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज देखने को मिलती है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो हो सकता है वॉइस में कुछ दिक्कत रही हो, बट आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, थोड़ा मैनेज कर लेना। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।